नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए साथियों आज से हम लोग का शुरू होने जा रहा है आपका लास्ट ईयर 2022 में जितने शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुए हैं, जहां पर आपका जीके जीएस पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग क्लास में साथियों आपका डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका आने वाले जो ग्रुप डी भर्ती 2025 का, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपका जो 2022 में किस प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग साथियों आपका 17 अगस्त 2022 में 22 का आपका फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी हम लोग का जीके जीएस का प्रश्न पूछे गए हैं उसको साथियों हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का रेगुलर बेसिस पर आपको क्लास जो है उपलब्ध कराया जाएंगे, और प्रत्येक क्लास के बाद जो है साथियों आपको आपका टेलीग्राम चैनल में आपको साथियों आपका पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है, जहां से आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद साथियों आपको पीडीएफ इस क्लास का आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों हम लोग आपको किस प्रकार से जो है एलिमिनेट करके आपको उत्तर देना है, तो वो भी साथियों आज के हम लोग का जो क्लास है इसमें हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से हम लोग का कौन सी अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया का आपका उदाहरण नहीं है साथियों। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को, ये हम लोग का पहला ही जो क्वेश्चन है आपका साइंस का क्वेश्चन है, तो आइए इसको हल करने का प्रयास कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि उदासीनीकरण का जो है वो एग्जाम्पल नहीं है बताना। ठीक है, तो साथियों हम लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है, यानी कि अम्ल और क्षार, यानी कि अम्ल और क्षार का जब हम लोग का रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा साथियों, हम लोग का क्या हो जाएगा, लवण, और क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कि साल्ट, और क्या बनेगा आपका पानी बनता है। तो इतना अगर पता है साथियों आपको, तो आप जो है इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आसानी से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो साथियों चलिए अब एलिमिनेट किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों का रिएक्शन के बाद हम लोग का क्या बन रहा है सर, यहाँ पर भी पानी बन रहा है। अब इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर कहीं पर पानी बन रहा नहीं बन रहा, आगे देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप ये दोनों का रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका पानी बन रहा। यहाँ पर जो है चौथा हम लोग का ऑप्शन है जिसमें हम लोग का रिएक्शन होने के बाद इधर आपका पानी बन रहा। जी सर, समझ में आ रहा। तो यानी कि हम लोग का साथियों आपका एक में भी आपका पानी बन रहा है, तीन में भी बन रहा है, और चौथा ऑप्शन में भी हम लोग का पानी जो है बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये हम लोग का क्या है साथियों आपके क्षार है, ये अम्ल है, दोनों रिएक्शन किया उसके बाद ये साल्ट बन गया और ये आपका पानी निकल के आया। तो उसी प्रकार से इन दोनों का रिएक्शन के बाद इधर साल्ट इधर पानी, ये फिर उसी प्रकार से इधर साल्ट इधर पानी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आप 2 नंबर जो हमारा ऑप्शन है, जिसमें साथियों आप देख सकते हैं ये CaO प्लस H2O रिएक्शन करने के बाद इधर क्या निकल के आ रहा है हम लोग का जो उत्पाद है, यहाँ पर आप बोलेंगे सर कि CaOH होल 2 यहाँ पर निकल कर आ रहा। तो यानी कि ये जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो है ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों जो आपको जो है क्वेश्चन का एलिमिनेट किस प्रकार से किया जाता है, पहला ही क्वेश्चन में आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका उत्तर जो है आपका 2 हो गया। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है आइए देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात में आपको बताना है कि महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से मनाए जाने वाला पारसी नववर्ष डेस माह से डेस माह क्या बोला नववर्ष के नाम से जाना जाता है, और यह ईसाई कैलेंडर के शुरुआत का प्रतीक है साथियों, ईरानी कैलेंडर का शुरुआत का प्रतीक है। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो ये आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 नवरे होगा, बेस्टुवस होगा, या फिर नवरोज हो गया, या फिर लोसुंग होगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का नवरोज। क्या हो जाएगा, नवरोज हम लोग का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से मनाया जाने वाला पारसी नववर्ष किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे कि नवरोज के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि यहाँ पर ये ईरानी कैलेंडर के शुरुआत का ये प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 आपका सही उत्तर हो गया। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि त्रिक में
मध्य तत्व कौन आपका होता है साथियों? ये आपका अगर आवर्तन यानी कि जो पीरियोडिक टेबल होता है वो अगर अच्छे से अगर पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का जो है जवाब आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। तो त्रिक का नियम जो हम लोग का कहता है साथियों, यहाँ पर आपका जो जैसे कि हम लोग का पहला जो क्या होता है, पहला कॉलम, उसके बाद दूसरा कॉलम, यहाँ पर टोटल हम लोग का कितना ग्रुप होता है? तो आप बोलेंगे सर आपका टोटल 8 ग्रुप होता है। और टोटल कितना हम लोग का इस रो होता है? तो आप बोलेंगे सर आपका टोटल 7 यहाँ पर रो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग का त्रिक का नियम साथियों आपका होता है, ये आपका पहला तत्व यानी कि आपको बताना चाहेंगे, ये पहला तत्व, दूसरा तत्व और तीसरा तत्व, यानी कि आपका अगर पहला तत्व और तीसरा तत्व का जो द्रव्यमान होता है उसका अगर सम करने के बाद अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं दोनों का, तो हम लोग का ये बीच वाला आपका निकल के आता है साथियों, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को कौन सा उत्तर में ऐसा दिया गया है, जो कि पहला और तीसरा का द्रव्यमान को जोड़ने के बाद जो है उसका एवरेज निकल के आएगा, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, वही हम लोग का ये त्रिक का नियम जो है बतलाता है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर जो है द्रव्यमान पहला और तीसरा का ऐड करने के बाद? तो आइए देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर हम लोग का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के योग के बराबर होता है, ऐसे नहीं होता है। पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का दोगुना, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं हो गया। तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का दोगुना, ये भी नहीं होगा। अब पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले और तीसरे तत्वों का, हाँ, औसत परमाणु द्रव्यमान जो होता है वही हम लोग का जो है बीच वाला निकल के आता है, यानी कि पहला और तीसरा का अगर एवरेज निकालेंगे तो हम लोग का बीच वाला जो है इसका द्रव्यमान निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो है 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो कि त्रिक का नियम किसने दिया? तो आप बोलेंगे सर आपका त्रिक का नियम जो है आपका डोब्रेनियर साहब ने दिया, ठीक है, याद रहेगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? तो अगला क्वेश्चन साथियों आप देख सकते हैं कि चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा। साथियों आपको बताना है कि चंद्रमा के जो सतह है वहाँ से अगर हम लोग जो है एक अंतरिक्ष यात्री आकाश को अगर देखेगा तो किस प्रकार का जो है उसको नज़ारा देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे कि नीला दिखेगा या फिर आपका सफ़ेद या काला या लाल। तो क्या हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है काला। तो यदि साथियों आप चंद्रमा की सतह से अगर आप अगर अंतरिक्ष को देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? तो बोलेंगे सर आपका काला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आइए साथियों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और जो है उनके कार्य को जो है क्षति पहुंचाता है। तो साथियों आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो संक्रमण है, यदि संक्रमण जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, वो क्षति पहुंचाता है यानी कि डैमेज करता है, या फिर आप कह सकते हैं उसको नष्ट कर देता है। तो कैंसर में ऐसे होता है, मलेरिया में होता है, HIV एड्स में होता है, या फिर आपका अंत ज्वर में होता है। तो आप बोलेंगे सर कि ये जो हम लोग का HIV एड्स होता है, ये हम लोग का जो है आपका प्रतिरक्षी तंत्रिका जो तंत्र होता है ये क्या करता है, ये उसका कार्य को क्या पहुंचाता है सर? आप बोलेंगे कि क्षति पहुंचाने का जो कार्य करता है HIV एड्स, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को जो है आपका एड्स दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसको आपको कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आपका सी का ऊपर में यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से आपको डंडा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उपभोक्ता फलन यानी कि सी का ऊपर में बार अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जाता है? साथियों आपको बताना है। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान से काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इस क्वेश्चन का जो है आपको जवाब देने का आवश्यकता है। उपभोग फलन सी बार, सी को ऊपर में बार, अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे साथियों आपका औसत उपभोग वृत्ति, या फिर स्वायत्त उपभोग, या फिर आपका मार्जिन क्या है,
प्रोपेंसिटी, उसके बाद आपका क्या है, प्रेरित उपभोग। तो सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपभोग फलनसी में अभिव्यक्ति के लिए ये स्वायत्त उपभोग का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए साथियों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है आप देख सकते हैं। हम लोग को पूछा जा रहा है कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है तथा सरल क्या होता है, शर्करा देता है। साथियों आपको बताना है कि लार में जो है आपका कौन सा जो है एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है और जो जटिल अणु है जो है उसको क्या करता है, सरल शर्करा देता है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम लोग का क्या दिया है, ये लार जो है प्रोटीन समूह है, यानी कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को क्या करता है साथियों, ये तोड़ता है और सरल शर्करा देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है, साथियों आपको बताना है। तो कौन सा जो कथन है यहाँ पर स्टेटमेंट है वो आपको देना है। मेथनोइक अम्ल जो है बिच्छुओं पौधे की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपका जो कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न जो आपका गलत हुए हैं। ठीक है, मेथनोइक अम्ल बिछुआ जो है पौधे के पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जी। अब आगे देख लेते हैं। अब साथियों हम लोग का एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। अब जब मुंह का पीएच मान आपका 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, मुंह में मौजूद बैक्टीरिया मुंह में पाचन बचे हुए भोजन कणों के विघटन से आपका क्या करता है, विघटन से बेस का उत्पादन करता है। मुंह में बैक्टीरिया थोड़ी होता है यार, तो यानी कि ये जो है ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा और ये भी हम लोग का आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मेथनोइक अम्ल जो है ये बिछुआ पौधे के पत्तियों द्वारा ये स्रावित होता है, ये आपका बिल्कुल जो है ये आपका ए बी सी ये तीनों सही है। तो हमारा जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, ये डी जो है ये हमारा डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हमारा डी, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 में ये आपका डी दिया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मुंह में हम लोग का बैक्टीरिया नहीं होता है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या बोला जा रहा है कि राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की। साथियों आपको बताना है कि राजस्थान राज्य ने किस नहर शहरीकरण किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की है। तो सरहिंद नहर, मुनक नहर, आगरा नहर या इंदिरा गांधी नहर। तो आप बोलेंगे कि राजस्थान में जो हम लोग का आपका खोई हुई हरियाली पुनः कहाँ से आई है, तो आप बोलेंगे कि सर आपका इंदिरा गांधी नहर जो है इससे हम लोग का राजस्थान में जो है खोई हुई हरियाली को पुनः जो है आपका प्राप्त की है। ठीक है, तो यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो साथियों हम लोग का नीचे ये जो हम लोग का सिंधु क्या 5 नदियों का संगम आपका होता है कहाँ पर, ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर आपका भारत की तरफ आपका 3 जो हम लोग का 1960 में हम लोग का संधि हुआ था। एक संधि आपको याद रहेगा कि ये आपका सिंधु जल संधि जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें साथियों आपका कहा गया कि भारत आपका 3 नदियों का पानी को यूज करेगा 80% और 20% जो है वो छोड़ देगा। अब उसी प्रकार से ऊपर की ओर हम लोग का जो पाकिस्तान है उस पर की ओर, तो पाकिस्तान आपका 3 नदी को यूज करेगा, जिसमें साथियों आपका जो नदियों का नाम है इस प्रकार से होता है, जिससे कि आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। जैसे CJI यानी कि CJRI ये आपका पाकिस्तान की तरफ होगा और साथ ही हम लोग का RBS RB और S यानी कि
CJI का मतलब क्या हो जाएगा आपका, चिनाब हो जाएगा, झेलम हो जाएगा और इंडस हो जाएगा, यानी कि सिंधु नदी हो जाएगा ऊपर की ओर। और हम लोग को भारत में जो है साथियों, ये आपका भारत 80% पानी को यूज करेगा, जहाँ पर रावी हो जाएगा, ये रावी, ये ब्यास और ये सतलज। तो साथियों ये जो हमारा इंदिरा गांधी नहर है, ये आपका सतलुज और ब्यास नदी पर जो है ये हम लोग का इंदिरा गांधी नहर आपका बनाया गया, ठीक है, उसका संगम पर, ठीक है, ध्यान रहेगा साथियों। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, आप देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है साथियों, आपका बताना। तो प्रकाश संश्लेषण में आइए देख लेते हैं कि कौन सा घटक जो है आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दिया हुआ, तो यानी कि हम लोग का 1 और 2 जो बिल्कुल गलत हो गया। इस प्रकार जो साथियों आपका क्वेश्चन होता है, उसको आप एलिमिनेट करके भी आप जो है आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। अब 1 और 2 तो हम लोग का गलत हो गया। अब साथियों आप देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में भी हम लोग का क्या दिया है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का आवश्यकता होती है। जो हम लोग का हरे पेड़ पौधे होते हैं वो जो वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और नीचे से हम लोग का जल लेते हैं, और सूर्य का रोशनी से जो है प्रकाश लेते हैं, और क्या करते हैं, वो जो हरे पत्ते होते हैं जिस जहाँ पर वो क्या करते हैं, अपना भोजन को बनाते हैं, ठीक है साथियों। तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा सर। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर क्या है कि देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है साथियों। तो देवमाली चोटी जो है आपको भारत के कौन सा राज्य में साथियों स्थित है। तो देवमाली चोटी आप बोलेंगे कि भारत के आपका कौन सा राज्य में स्थित है, बताइए। उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है साथियों, ये आपका उड़ीसा में स्थित है देवमाली चोटी, भारत में, ठीक है। जो कि लगभग इसका ऊंचाई साथियों, ये उड़ीसा का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है उड़ीसा का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो कि आपका किसका भाग है साथियों, तो ये आप बोलेंगे कि पूर्वी जो हम लोग का जो दक्षिण पश्चिम सॉरी जो हम लोग का क्या होता है, एक नीलगिरी पर्वत जो हम लोग का पश्चिमी घाट होता है, एक पूर्वी घाट होता है। तो ये साथियों आपका देवमाली जो चोटी है, ये हमारा पूर्वी घाट का क्या है, एक भाग है, जिसका लंबाई लगभग वही 1500 से आपका 1600 मीटर के आसपास इसका हाइट है, ठीक है। जो उड़ीसा का ये प्रमुख हाईएस्ट पीक है। आइए साथियों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार देश जाता है, मतलब कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आगे साथियों हम लोग का क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। विक्रम साराभाई पुरस्कार जो है पुरस्कार कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार जो है कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप बोलेंगे कि साथियों आपका परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, या फिर चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुसंधान, या फिर अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का विक्रम साराभाई जो है ये आपका अंतरिक्ष के जनक, जिसको हम लोग ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आपका अनुसंधान के लिए ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों आपका वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो कहाँ स्थित है साथियों, ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए जो है बताना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो है अलग करने से संबंधित है। आपको बताना है कि जो हमारा न्यायपालिका और आपका कार्यपालिका है, इन दोनों को अलग करने से संबंधित हम लोग का कौन सा आर्टिकल है। तो यहाँ पर आप साथियों एक ट्रिक आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर अलग अलग कर रहा है, तो यानी कि इसको आप 50-50 याद रखिए, ठीक है। 50-50 कर दिया, इसका मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया। तो 50-50 हम लोग को कौन सा ऑप्शन में साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 50, ठीक है।
और यहाँ पर जो प्रमुख आर्टिकल होता है जैसे आपका फंडामेंटल राइट, जिसमें साथियों आपका क्या होता है, मौलिक अधिकार कितना से कितना है, तो 12 से 35 होता है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, 12 से 35 मौलिक अधिकार होता है। मौलिक कर्तव्य कितना होता है, मौलिक कर्तव्य हम लोग का 36 से 51 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी आपको ध्यान रखना होता है। जैसे समानता का अधिकार कितना में है, 14 में है समानता का अधिकार। उसके बाद 15 में क्या है आपका, जाति लिंग वो सब के बारे में दिया गया है। 16 में क्या है, 16 में आपको जो नियोजन यानी कि जो आपका नौकरी पेशा में आपका छूट वाला 16 में है। ठीक है, और उसके बाद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में क्या है, 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 20 में क्या है, तो 20 में साथियों आपका कोई व्यक्ति अगर क्या बोलेंगे, कोई अगर दंडनीय अपराध कर दिया है तो उसको साथियों जो है उसको वो अपने खुद के विरोध में क्या नहीं कर सकता है, खुद के विरोध में जो है आपको गवाही नहीं दे सकता है। और कोई व्यक्ति अगर एक बार उसको अगर सज़ा मिल गया तो दूसरा बार जो है उसको सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ जो प्रावधान है साथियों आपको ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आ जाता है जब 21 में क्या होता है, 21 में आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आता है। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है आर्टिकल, ये जो प्रमुख प्रमुख आर्टिकल होते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हम लोग का ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये भी जो है आप एलिमिनेट करके जो है आप बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका वह कार्यात्मक समूह जो कि साथियों आपका जिसमें एक से अधिक जो है आपको ऑक्सीजन कहाँ पर होते हैं, तो बोलेंगे सर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, जहाँ पर साथियों आपका COOH। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना है, एक से अधिक है, 2 है। तो यही तो हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्डिहाइड का क्या होता है, कीटोन का क्या होता है, शराब का तो होगा नहीं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका जो है कार्यात्मक समूह है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हम मनुष्य को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट के तौर पर आपका ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम मनुष्यों को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करना चाहिए, क्यों कम करना चाहिए। आइए देख लेते हैं सर। ये आपका ऑप्शन रहा, 4 ऑप्शन रहा। अब बताने का प्रयास कीजिए कि आप जो है पेट्रोल का जो मतलब जो उपयोग है उसको आप क्यों कम करना चाहेंगे। चलिए आप बताइए, पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, क्या ऐसे है, पेट्रोलियम का आयात करना होगा ऐसे है, या फिर 3 नंबर क्या है, पेट्रोलियम बहुत महंगा है इसीलिए, या फिर पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है। जी सर, ये पेट्रोल की जो मात्रा है, ये आपका पेट्रोलियम का मात्रा जो है ये सीमित है हम लोग का। ठीक है, अब आगे चल के जैसे जैसे आपका समय बीतते जाएगा, ये जो पेट्रोल है इसका मात्रा धीरे धीरे जिस प्रकार से आपका यूज दिन ब दिन हम लोग का बढ़ते जा रहा है, तो आगे चलकर एक समय ऐसा आएगा है कि हम लोग का जो पेट्रोलियम है यानी कि जितने भी हम लोग का खनिज संपदा है जिससे हम लोग ईंधन या फिर कुछ और कार्य में जो है लगाते हैं, तो एक टाइम के बाद ये जो है हम लोग का ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है अब सरकार के द्वारा साथियों आपका रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको क्या किया जाता है, आपको अब बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों, अब सोलर पर भी आपको काफ़ी जोर दिया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए साथियों आपका अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि 1700 के दशक में राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था साथियों। आइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसके बारे में अगर पता है कि अमृता देवी जो बिश्नोई थी राजस्थान में, ये आपको बहुत ही क्या बोलेंगे फेमस नाम है, ये आपको जानना जो है इतिहास में बहुत ही ज़रूरी है, ऐतिहासिक योगदान रहा है। ठीक है, 1700 के दशक में। तो इनमें से ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि उन्होंने वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए जो है कई तालाब खोदे और क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोका। इससे था क्या उसका काम,
अब देख लेते हैं, उन्होंने हजारों खेजड़ी के पेड़ लगाए और जो है रेगिस्तानीकरण को रोका, या फिर उन्होंने हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए जो पहला वन्यजीव अभयारण्य, उसके बाद अगला क्या है, चौथा हम लोग का क्या, उन्होंने अपने क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने जान दे दी। ये आपका बिल्कुल सही है। आपको अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को जो आप स्टार मार्क करके ये आपको नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उन्होंने यानी कि अमृता देवी बिश्नोई ने अपने क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने जान तक जो है अपना निछावर कर दी है साथियों। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जो कि राजस्थान राज्य से बिलोंग करती थी 1700 के दशक में। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड क्या है, रिफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की सीमा साथियों आपको बताना है। यानी कि मुद्रा जो ऋण योजना है उसके अंतर्गत हमारा जो शिशु ऋण की सीमा है वो कितना है, बताइए। शिशु ऋण की सीमा कितना है साथियों, तो अब बोलेंगे कि 50,000 से यहाँ पर 5 लाख, या फिर 50,000, या फिर 5 से 10 लाख के बीच, या फिर आपका 50 लाख का रुपया तक। तो जो मुद्रा ऋण है जो कि आपका शिशु मुद्रा ऋण जो है ये साथियों आपका लिमिट है कितना, आपका 5 लाख से लेकर आपका 10 लाख तक ये आपका लिमिट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको साथियों आपको बताना है कि मुद्रा सॉरी साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि साथियों आपका जो शिशु है ये आपका कितना 50,000 रुपया तक ही जो है यहाँ पर मुद्रा का प्रावधान किया गया है। आगे आपको बताना साथियों इस क्वेश्चन का जो है आपको जो मुद्रा योजना है ये आपका कब से शुरू हुआ है साथियों और कहाँ से शुरू हुआ है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1850 में देश की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप दिया है साथियों। तो 1850 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है आपका संरचना को एक क्या है महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। तो आप बोलेंगे सर कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो हमारा रेल योजना जो है ये जो है रेल को हम लोग का शुरू करके जो है और कब से शुरू हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पहला रेल जो है 1800 कितना में 53 में ना कितना में चला है ये आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में जो है निश्चित करके बताइएगा। और कहाँ से कहाँ तक चला है, मुंबई से ठाणे के बीच में 32 किलोमीटर तक चला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपडेट जो है इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्या है रमजान इस्लामिक कैलेंडर का देश पवित्र महीना है महीना, अरे ये भी हम लोग का जो क्वेश्चन का प्रिंट है आगे पीछे हो गया। रमजान जो इस्लामिक कैलेंडर है कौन सा महीना और उपवास का ये पवित्र महीना है साथियों। आपको बताना है कि ये रमज़ान को जो हम लोग का इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना आपका जहाँ पर साथियों आपका जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वे जो है आपका सूरज उगने से लेकर आपका सूरज डूबने तक जो है उस बीच में के दौरान में कोई भी अन्न का जो है नहीं खाते हैं, और साथियों जो यानी कि कह सकते हैं कि उपवास रहते हैं दिन भर। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा साथियों, 9वां 8वां या फिर 7वां या फिर 10वां। तो कौन हो जाएगा साथियों, आपका 9वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रमज़ान का जो है इस्लामिक कैलेंडर में 9वां महीना जहाँ पर साथियों यह उपवास का पवित्र महीना माना जाता है इस्लामी मान्यता मानने वाला। ठीक है, अब साथियों आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। तो साथियों यहाँ से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है, जहाँ पर जो है भारत का जो संविधान में आपका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आप बोलेंगे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिनका आर्टिकल कितना है 148 से लेकर 151 तक है, इसके बारे में जिक्र। निर्वाचन आयोग के बारे में कितना है 324 में यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र किया गया है।
संघ लोक सेवा आयोग का कितना से कितना तक, तो आप बोलेंगे संघ लोक सेवा आयोग का जो है यहाँ पर 312(15) में यहाँ पर आपका जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपका जिक्र क्या है, 312 315 इस समय आपका जिक्र क्या होगा। वैसे अगर देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग का जो 308 से लेकर आपका वही 300 कितना आपका 30 के आसपास जो है यहाँ पर साथियों आपका आर्टिकल यहाँ पर जो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाता है। तो साथ में यहाँ पर आपका जो एलिमिनेट अगर किए तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा जो है उत्तर आपका देके जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर आपका नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में संविधान में हम लोग का जो भारतीय संविधान है यहाँ पर आपका कोई जिक्र नहीं किया गया है। नीति आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, यानी कि असंवैधानिक निकाय है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अब बता सकते हैं कि जो हम लोग का योजना आयोग था, योजना आयोग का शुरुआत कब हुआ था, तो आप बोलेंगे सर आपका योजना आयोग का शुरुआत जो है 1950 से हुआ था। अब योजना आयोग का नाम जो है परिवर्तन करके नीति आयोग कब किया गया है, तो आप बोलेंगे कि 2015 में आपका जो है नाम परिवर्तन करके नीति आयोग रख दिया गया है, योजना आयोग का नाम परिवर्तन करके, ठीक है, ध्यान रहेगा सर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपको बोल रहा है कि हेलियो स्वार्म अनुसंधान मिशन को लॉन्च करके नासा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहता है। आपको बताना है कि सूर्य की गतिशीलता को समझ में सुधार, उसके बाद मंगल ग्रह की समझ में सुधार, या फिर आयनमंडल की समझ में सुधार, या फिर प्लूटो के तीव्र प्रसंस्करण में आपका सुधार। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर या ए, यानी कि सूर्य की गतिशीलता की समझ में आपका सुधार करने के लिए जो आपका ये नासा के द्वारा जो साथियों आपका हेलियो स्वार्म अनुसंधान मिशन ये लॉन्च किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में जो है धात्विक क्या है, धात्विक तत्व नहीं है। तो यानी कि साथियों हम लोग का धात्विक तत्व नहीं है, यानी कि क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल हम लोग का कौन सा जो है ग्रुप में है, ये हम लोग का ग्रुप होता है कुछ इस प्रकार से। कितने ग्रुप होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर आपका 18 ग्रुप होते हैं और हम लोग का जो पीरियड होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, तो 7 आपका क्या होते हैं, ये आवर्त होते हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो ये भी देख सकते हैं, ये ग्रुप 14 या फिर 16 या फिर 15 या फिर 17। तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर जो ग्रुप नंबर हमारा 17 है, जहाँ पर साथियों ये क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। यानी कि ग्रुप 17 में कौन कौन से होते हैं, तो ग्रुप 17 में आप बोलेंगे कि हेलोजन है। 17 ग्रुप 17 का नाम क्या है, तो हेलोजन ग्रुप, ठीक है, हेलो, ठीक है, हेलोजन ग्रुप कहा जाता है ग्रुप 17 को, जिसमें साथियों आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों जो हम लोग का ग्रुप 17 में है ये तत्व आपको देखने को मिलता है, जो कि ये क्या है, ये आपका धात्विक गुण नहीं रखते हैं, यानी कि आधात्विक गुण रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि किस आर्मेचर की जो भुजा पर कार्यरत बल का परिणाम जो है अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होती है। तो साथियों आपको बताना है कि आर्मेचर की भुजाओं पर जो है कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम कब होता है, मतलब कितना डिग्री के एंगल पर साथियों आपका अधिकतम होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कहाँ पर साथियों आपका अधिकतम होता है, तो आप बोलेंगे कि 90 डिग्री पर, यानी कि जब हम लोग लंबवत यानी कि चुंबकीय क्षेत्रों को लंबवत रखेंगे तभी हम लोग का क्या हो जाएगा, जो आर्मेचर का जो भुजा होगा जहाँ पर परिणामी बल क्या होते हैं, ये अधिकतम होता है चुंबकीय जो क्षेत्र होता है जब हम लोग लंबवत, यानी कि साथियों आपका 90 डिग्री जिसको बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि तार जो 2 तार है समान लंबाई और समान प्रतिरोध, लेकिन उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है साथियों, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, तो आप बोलेंगे कि 1 अनुपात आपका 8 है।
तो उनके प्रतिरोध का अनुपात कितना हो जाएगा साथियों, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, ये रो होता है। तो साथियों प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर रो L/A होता है, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहाँ पर ये क्या है हम लोग का रो, ये प्रतिरोधकता होता है सर। अब साथियों हम लोग का किसका किसका दिया गया है, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल 1 और 8 दिया गया है। अब साथियों रो और हम लोग का ये, अब जब हम लोग रो और एरिया के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का यहाँ आ जाएगा। तो साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि साथियों यहाँ पर आपका कि रो जो है यानी कि प्रतिरोधकता आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो सर बोलेंगे कि रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किसका, तो ये आपका एरिया का यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के बराबर जो है आपका प्रतिरोधकता है। तो यानी कि प्रतिरोधकता का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यानी कि प्रतिरोधकता का अनुपात भी हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों, आपका सेम रहेगा। तो यानी कि पहले अगर 1:8 था तो अब भी कितना रहेगा, तो अब भी हम लोग का वही रहेगा साथियों, आपका 1:8 के अनुपात में रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए जो है कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए साथियों बताना है कि कौन सा जो है कुंडली धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलेंगे सर कि एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर या फिर डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारा दिया गया है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में ही हम लोग का कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए जो है आपका इसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो कम्यूटेटर का जो है उपयोग में लिया जाता है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में ही दिशा बदलने के लिए, डायरेक्शन बदलने के लिए। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, आप देख सकते हैं कि भारत में एकीकृत बंजर भूमि जो है विकास कार्यक्रम यानी कि IWDP देश से कार्यान्वित है, यानी कि कब से जो है ये आपका कार्य कर रहा है। ये आपको पूछा जा रहा है कि एकीकृत जो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है ये कब से हम लोग का जो है काम कर रहा है। ये आपको बताना है कि 2001, 2, 1991, 92, 89, 90 या फिर साथियों आपका 94, 95। तो आप बोलेंगे कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो जो हम लोग का बंजर भूमि है ये साथियों हम लोग का कब से कार्यरत है, तो आप बोलेंगे कि 1989 से लेकर आपका 90 से ये जो है आपको कार्यरत है, यानी कि काम कर रहा है। 1989 से लेकर आपका 1990 तक के जो है बीच से। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, बोला जा रहा है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता, क्या बोला जा रहा है कि साथियों आपका धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इसमें से हम लोग का कौन सा जो है अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी के मामले में जो है सबसे कम है। तो साथ में हम लोग का जो रिएक्टिविटी का अगर मामले में अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से हम लोग का ऊपर से नीचे की ओर जो है आपको ये आपको साथियों घटते हुए नीचे की ओर आपको रिएक्टिविटी का अनुसार देखा जाता है। तो साथ में यहाँ पर जो हम लोग का शीशा जो होता है ये आपका बिल्कुल जो है कम अभिक्रियाशील होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये अभिक्रियाशील नहीं होता, बिल्कुल कम होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर अभिक्रियाशील अगर देखा जाए तो कौन होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटासियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। इस प्रकार से साथियों हम लोग का ये जो रिएक्टिविटी का जो सीरीज है ये आपका नीचे की ओर घटते जाता है। ठीक है, समझ में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों ये तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तमिल को जो है अब साथियों आपको लिए जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,
टोटल अब हम लोग का शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, बताने का प्रयास कीजिएगा। टोटल अब शास्त्रीय भाषा की संख्या अब कितना हो गई है। पहले साथियों, पहले कितना था ये हम आपको बता देंगे कि पहले साथियों आपका 5 था, अब बढ़ के हम लोग का कितना हुआ है ये आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए, अब इसका जो है तमिल को साथियों को शास्त्रीय भाषा जो है का दर्जा कब दिया गया, यानी कि ऐसे कर सकते हैं शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया, तो इसका क्षेत्र क्या आ जाएगा साथियों, तो 2005 में जो है ये आपका तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है आपका घोषित किया गया। अब यह सॉरी यहाँ पर 2004 में साथियों तमिल को 2004 में जो है ये क्या है आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो ये उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या बनता है साथियों, इस क्वेश्चन का साथियों सबसे पहले जो है हम लोगों ने 1 नंबर में ही आपका डिस्कस किया गया था कि जहाँ पर साथियों हम लोग का एसिड और बेस, यानी कि जो हम लोग का अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन होता है, यानी कि एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो सर बोलेंगे कि आपका साल्ट बनता है और आपका जल निकलता है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था, किए थे। तब उसके बाद हम लोग का जो ये प्रश्न है यहाँ पर भी हम लोग का उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो है इसका मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो मुख्य उत्पाद तो साथियों यही तो हम लोग का बनता है, साल्ट और क्या पानी। तो यानी कि नमक और पानी कहाँ पर है साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमक और पानी ऑप्शन नंबर 2 में है। एकदम बिल्कुल जो अच्छे तरीके से हम लोग का क्लास को देख रहा है तो वो इस क्वेश्चन का आसानी से जो है आपको उत्तर दे सकते हैं। अगर पहले से अगर नहीं भी पता है तो भी आप दे सकते थे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चलिए अब बताने का प्रयास कीजिए। जो होम रूल लीग है, होम रूल लीग का स्थापना साथियों आपको किसके द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा साथियों। आपका जो होम रूल लीग है, होम रूल लीग का स्थापना साथियों आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपका किया गया था। और उसके साथ साथ साथियों आपका होम रूल लीग जो है कहीं दूसरा जगह से आपका एनी बेसेंट के जगह एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग की स्थापना जो है तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है अलग अलग स्थान से आपका किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये शायद आप डेट को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 1917, ठीक है। होम रूल लीग तिलक एनी बेसेंट 1917, ये एक बार डेट को जो है कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों इस प्रकार से जो है हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों अगर क्लास को अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जो है साथियों आप अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि जो है जिससे हमें और ज़्यादा ऊर्जा मिले और क्लास को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो लाने का आपको प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो साथियों क्लास में अंत तक बने रहिएगा, बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और साथियों इस प्रकार से जो है आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम है उसके लिए साथियों आपके लिए कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सभी का प्यार इस प्रकार से जो अगर बना रहेगा तो साथियों आपके लिए मैथ और रीजनिंग का भी जो क्लास है उसको भी हम लोग प्रीवियस से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको भी लाने का कहीं ना कहीं आपके लिए प्रयास जरूर किया जाएगा। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।